हेलो हेलो हेलो। वेलकम वेलकम वेलकम। हाँ जी, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, चकाचक मज़े में। तो मैं आपका दोस्त और होस्ट अर्जुन जगवानी आज आपके लिए लेके आया हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी एपिसोड 4। अब इसमें क्या क्या है? आज है अपना कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा टॉपिक है और समझने वाला टॉपिक भी है। इस टॉपिक में काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है, काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। पर परेशानी की क्या बात है जब हम तुम्हारे साथ हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको आसानी से समझेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आराम से देखना, समझना, जानना, पहचानना। ठीक। और उससे पहले और एक और चीज़ बता दूं कि तुम लोगों ने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा है। अगर नहीं देखा है तो मैं बता दूं कि क्रैश कोर्स आ गया है फिज़िक्स का, जो कि 22 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो उसमें भी हम लोग मन लगा के, पूरा दिल लगा के पढ़ाई करने वाले हैं। पूरा एंड तक, जब तक आपके जो बोर्ड्स हैं वो स्टार्ट नहीं हो जाते, तब तक पूरा रिवीजन, पूरे एमसीक्यूज, पूरी टेस्ट सीरीज सब चलेंगे। और साथ ही साथ मज़े से पढ़ाई होगी, आसानी से, ताकि 100% मार्क्स लाए जा सकें। ठीक है, तो फिर चलते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, हाँ जी, आज क्या है? एपिसोड 4 है। एपिसोड 4 है। हाँ जी, आज का मीम ऑफ द डे क्या है भाई? मीम ऑफ द डे है, ये ओम, ये रजिस्टर है। ठीक। ये वी है और ये आई है। अच्छा अच्छा, ये हमारे करंट का स्ट्रगल दिखा रहा है। मैंने तुम लोगों को बताया था ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी का एपिसोड 1 या 2 था, जिस एपिसोड 1 था आएगा, जिसमें मैंने बताया था कि हमारा जो करंट है फ्लो करने में कितना स्ट्रगल करता है। देख रहे हो करंट का स्ट्रगल, बेचारा इतनी मेहनत से जा रहा है। जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको आगे धकेल रहा है, पर रेजिस्टेंस उसको रोक के रख रहा है कि नहीं, हम तुमको जाने नहीं देंगे। ठीक है, तो मतलब ये जो करंट है, अ, इस ये कितना स्ट्रगल करता है। अनन्या पांडे से भी ज़्यादा स्ट्रगल इसने किया है। ठीक। तो इसीलिए ये देखो करंट का स्ट्रगल है। तो ऐसे ही मीम ऑफ द डे हैं, आप लोग भी हमको मीम भेज सकते हो। तुम लोग नीचे देखो, तुम लोग को लिंक मिल जाएगा। तो उससे अगर तुम मीम भेजना चाहो तो पर्सनली भेज सकते हो, ग्रुप में मत भेजना। पर्सनली भेजना चाहो, कोई अपने मीम, खुद के बनाए हुए मीम्स तो भेज सकते हो, हम लोग यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे पढ़ाई भी होगी, मस्ती भी होगी, मज़ा भी होगा। चलते हैं फिर अगले चीज़ों पे। टॉपिक जो है आज का वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या है? देखो, नाम से समझ में आ रहा है, सेल्स को कंबाइन कर रहे हैं। ठीक, कि मतलब जैसे रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन करते थे कि सीरीज में करते थे, पैरेलल में करते थे। ठीक, एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलता था। ऐसे ही कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, देखो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स तो हम लोग जनरली करते भी आ रहे हैं। ठीक, देखो 2 सेल मिला के हम लोग बैटरी बना लेते थे। ठीक, अब यहाँ 2 सेल नहीं है, यहाँ पे खूब सारे सेल्स हैं। ठीक, एन नंबर ऑफ सेल्स है और उनके भी अलग अलग कॉम्बिनेशन है। पहले तो हम लोग जनरली ऐसे करते थे ना, ये 2 सेल्स बना लिए, बैटरी हो गई, उसको हम लोग बैटरी बोल देते थे। ठीक है, पर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो सेल्स, खूब सारे सेल्स हैं, प्लस अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन है। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन है, आगे पढ़ोगे पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और उसके बाद है अपना क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स्ड ग्रुपिंग अलग ही चीज़ है, उसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन आती है। ठीक है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रखूँगा, सारी चीज़ें क्लियर करके जाऊँगा। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन देखो क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन, जाहिर सी बात है, जितने भी सेल्स हैं उसे हम लोगों ने सीरीज में अरेंज कर लिया है। तो यहाँ पे हर सेल आइडेंटिकल है, यहाँ पे सबके सब आइडेंटिकल सेल हैं, सबका जो ईएमएफ है वो ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। ठीक, ये जितने भी सेल्स हैं उन सबका ईएमएफ ई है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। ठीक, इसका ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और ऐसे ही एन नंबर ऑफ सेल्स लगाए हुए हैं मैंने, सबका ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर। ठीक, और सब सीरीज में कनेक्ट हैं। और यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया है, यानी कोई अप्लायंस होगा वो लगा दिया है। ठीक, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ठीक, तो अब देखो इसका प्रोसेस क्या है। देखो, जो प्रोसेस सीरीज कॉम्बिनेशन में मैं लगाऊंगा वही प्रोसेस में पैरेलल में भी लगाऊंगा, और ऑलमोस्ट वही प्रोसेस में मिक्स ग्रुपिंग में लगाऊंगा। तो डेरिवेशन देखो, डेरिवेशन इसको मेमोराइज करनी नहीं है, पर डेरिवेशन ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि डेरिवेशन का कोई भी सेगमेंट, कोई भी छोटा सा पार्ट, कोई भी छोटा सा सेक्शन आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन बना के दे दिया सकता है। इवन जो आपका स्पेसिमेन पेपर है उसमें भी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में से एक, इसकी जो डेरिवेशन, इसके से एक छोटा सा सेक्शन आया था। अब मैं जब डेराइव करूँगा तो मैं बताऊँगा कि किस पार्ट से कौन सा सेक्शन आया था। तो देखना, समझना, जानना, पहचानना। ठीक, चलते हैं फिर। देखो क्या है, सीरीज में सारे सेल्स लगाए हुए हैं, सबका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है।
तो इसमें देखो हमको करना क्या है, हम लोग ये क्यों कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ऑब्जेक्टिव समझ लो, ऑब्जेक्टिव अपना क्या है, ये ऑब्जेक्टिव याद रखोगे तो इस डेरिवेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें निकालना है कि इतने सारे जो सेल्स लेके आए हैं हम लोग, ठीक है। अब दुकान के पास गए, दुकानदार के पास गए जनरल स्टोर पे, उससे कहा कि भाई एन नंबर ऑफ सेल्स दे दो। एन नंबर कुछ भी हो सकते हैं, 10 20 15 100 सेल ले आए अपन, ठीक। तो 100 सेल ले आए तो 100 सेल के भाई पैसे भी तो दिए होंगे। ऑन एन एवरेज अगर एक सेल हम लोग 10 रुपये का मान लें तो भाई 1000 रुपये के तो सेल ही ले आए अपन। तो ये जो 1000 रुपये के सेल ले आए भाई, इनका कुछ यूज़ भी तो होना चाहिए। मतलब ये मैं अगर किसी सर्किट में 100 सेल लगा रहा हूँ, खुद कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं किसी सर्किट में 100 सेल्स लगा रहा हूँ, मतलब 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसमें, तो मतलब उसका कुछ मेरे को इफेक्ट आना चाहिए ना भाई। उससे जो मेरे को अगर करंट मिल रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए भाई। अगर मेरे को कम करंट मिलेगा तो वो तो मैं 1 या 2 सेल में भी कर लूँगा, उसके लिए मैं 100 सेल का इन्वेस्टमेंट क्यों करूँ। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव समझ रहे हो, ऑब्जेक्टिव क्या है कि अपने को ज़्यादा से ज़्यादा करंट चाहिए, ठीक। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा करंट चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव है अपना, ठीक। तो उसी को लेके हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं, तो ऑब्जेक्टिव समझ लो यहाँ पे बस। तो फिर आपको इसकी कोई भी डेरिवेशन में दिक्कत नहीं आने वाली, चाहे वो सीरीज़ की हो, चाहे वो पैरेलल की हो, चाहे वो मिक्स ग्रुपिंग की हो, ठीक। प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है, प्रोसेस ध्यान रखना है, डेरिवेशन नहीं रटनी है, ठीक। रट्टू पोपट नहीं बनना है। तो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस देखो सबसे पहले अपना देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, करंट निकालना है, मैक्सिमम करंट। तो सबसे पहले करंट की एक जनरल इक्वेशन निकालो। तो करंट की जनरल इक्वेशन कैसे निकलेगी, करंट क्या होता है, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ लगाओ लो, टोटल ईएमएफ क्या होगा इसमें, टोटल ईएमएफ क्या होगा, ये एक सेल लिया, ये दूसरा सेल लिया, ऐसे करते करते n नंबर ऑफ सेल्स हैं। अब ये देखो कि जब भी सीरीज में होता है, सीरीज में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस हो ऐड हो जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना कि सीरीज में अगर आपका ये देखो रेजिस्टर्स लगाते थे, याद करो जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स होता था, तो अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V है तो यहाँ पे V1 V2 V3 होता था, और इन तीनों को अगर हम ऐड कर देते थे तो वापस V के बराबर आ जाता था। तो ऐसे ही ये हम सब मतलब टोटल ईएमएफ निकालने के लिए हम इन सारे जो सीरीज में सेल्स लगे हैं उनको ऐड कर लेंगे तो उनका टोटल ईएमएफ आ जाएगा, है ना। मान लो ये 2 वोल्ट है, ये भी 2 वोल्ट है, ये भी 2 वोल्ट है, ऐसे करते करते n नंबर ऑफ सेल्स हैं, तो सबको ऐड कर लोगे तो हमारे पास टोटल ईएमएफ आ जाएगा। तो यही करना है, ठीक। तो टोटल ईएमएफ क्या है, सबको ऐड कर लिया, यानी कि E प्लस ई अप टू n, तो n तक ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा NE, यानी टोटल ईएमएफ कितना आ गया NE। इसको यहां भी लिख सकते हो, तो टोटल ईएमएफ कितना है NE, ठीक। अब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं। देखो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल r। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, पहले ये देखो, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, यानी कि जो सेल का रेजिस्टेंस होता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस देखो एक सेल का कितना है, स्मॉल r। ऐसे सेल्स कितने लगे हैं, n नंबर ऑफ सेल्स लगे हैं। और ये जो सारे जो रेजिस्टर्स हैं, अब अगर सेल्स सीरीज में हैं तो इनके जो इंटरनल रेजिस्टर्स लगे होंगे वो भी तो सीरीज में ही लगे हैं सारे। तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, सिंपली ऐड हो जाता है, सिंपल सी चीज़ है। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालोगे तो सारे रेजिस्टर्स ऐड हो जाएंगे, सारे इंटरनल रेजिस्टर्स ऐड हो जाएंगे अप टू n, ठीक। तो n तक ऐड हो जाएंगे, यानी ये हो जाएगा NR। ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आया है। अब टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो, तो ये जितना भी इंटरनल रेजिस्टेंस आया है NR प्लस ये एक्सटर्नल, तो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल कर दोगे तो टोटल रेजिस्टेंस निकल आएगा, सिंपल सी चीज़ है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो ये NR प्लस R, मतलब N स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो ये आ गया भाई। तो टोटल ईएमएफ अपने को मिल गया, टोटल रेजिस्टेंस मिल गया। अब करंट क्या होता है, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, I इक्वल्स V अपॉन R होता है, ठीक। तो ये टोटल ईएमएफ मान लो, ये टोटल रेजिस्टेंस मान लो, तो क्या हो जाएगा, तो टोटल ईएमएफ कितना है NE,
टोटल रेजिस्टेंस कितना है, एन आर प्लस आर अपॉन एन आर प्लस आर। ये करंट का एक जनरल फॉर्मूला आ गया, ठीक, करंट का जनरल फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे बनेंगे दो केसेस। अब ये प्रोसेस ऑलमोस्ट अगले में और इसके अगले में सब में सेम रहेगा। तो अपने पास करंट कितना आ गया, ये जनरल फॉर्मूला है, ये हर केस में लग जाएगा कि अगर अपने को ईएमएफ की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू पता है, इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, तो हम करंट निकाल सकते हैं जनरल केस। पर अगर अपने पास दो केस आ जाएं, क्या केस हैं, केस 1 और केस 2। केस 1 2 है क्या, अगर हमने कहा कि हमारा जो एक्सटर्नल रजिस्टर है, ये जो हम एक्सटर्नल रजिस्टर लगा रहे हैं, कोई भी अप्लायंस हो सकता है, कोई भी बल्ब हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, इसका रेजिस्टेंस हाई है, बहुत हाई है। मान लो ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है, इवन ग्रेटर दैन द इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इससे बहुत हाई है। तो अगर ये वाला फैक्टर बहुत हाई है, ये टर्म बहुत हाई है, यानी एन आर बहुत छोटा है इसके सामने, ठीक है, एन आर बहुत छोटा है, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। इस अगर एन आर बहुत छोटा है तो इसको हमें इग्नोर करना है, ठीक। तो यहाँ पे जो स्मॉल रेजिस्टेंस है या इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसको तुम उस तरीके से इग्नोर करोगे जिस तरीके से तुम्हारा क्रश तुम्हारा मैसेज इग्नोर करती है, ठीक। तो इस तरीके से ही तुमको इग्नोर करना है इसको। तो एन आर को इग्नोर कर देंगे अपन यहाँ, तो ये हो जाएगा, अगर इस एक्सप्रेशन में आप स्मॉल एन आर को इग्नोर करो तो ये हो जाएगा एन ई अपॉन आर। तो ये अपने पास करंट आ गया, ये फर्स्ट केस में। सेकंड केस देखो, सेकंड केस क्या बनता है, अगर हमारे पास जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने बहुत छोटा लगाया है, हमारा अप्लायंस बहुत छोटू सा है, एकदम फुद्दू सा है, तो उसको लगाया है, ठीक। तो यानी ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है बहुत छोटा हो जाएगा, एन आर से बहुत छोटा हो जाएगा, यानी ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, ये आर जो कैपिटल आर है ये छोटा है। तो अब हम इस कैपिटल आर को इग्नोर कर देंगे, जाहिर सी बात है, जो छोटी सी वैल्यू है उसे हम लोग इग्नोर, नेग्लेजिबल मान सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला आई इक्वल्स एन ई अपॉन एन स्मॉल आर। तो यहाँ से एन तो एन कैंसिल हो जाएगा भाई, ये आ गया ई अपॉन आर। अब देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला आ रहा है, आई का फॉर्मूला यहाँ पे क्या आ रहा है, ई अपॉन स्मॉल आर। अब दोनों केस में करंट आया है अपने पास। अब तुम खुद देखो दोनों एक्सप्रेशंस को, और खुद देखो और खुद पहचानो कि कौन सा करंट ज़्यादा है, खुद देखो। आई इक्वल्स एन ई अपॉन आर ज़्यादा है कि आई इक्वल्स ई अपॉन आर ज़्यादा है। इसको ऐसे लिखूं, एन टाइम्स ई अपॉन आर। ई अपॉन आर क्या होता है, करंट गिवन बाय जस्ट वन सेल। अगर हम सिर्फ एक सेल लगाते तो हमें सिर्फ ई अपॉन आर तो ही करंट मिलता। अगर हम एक सेल लगाते, उसका ई एम एफ ई, रेजिस्टेंस आर, तो हमें सिर्फ इतना सा करंट मिलता। पर यहाँ हमने एन नंबर ऑफ सेल्स लगाए हैं, तो हमें एन टाइम्स द करंट मिल रहा है, समझ रहे हो। यहाँ पे जो करंट मिल रहा है हमें ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ पे देखो कितना करंट मिल रहा है, भले तुमने एन नंबर ऑफ सेल्स लगाए हैं, पर यहाँ पे तुम्हें करंट मिल रहा है जस्ट एज ऑफ वन सेल। तो यहाँ पे देखो करंट कम मिल रहा है, यहाँ पे अपना फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, खुद देखो। हमने भाई एन नंबर ऑफ सेल्स लगाए, अभी मैंने बताया कि 100 सेल खरीद के लाए हो तुम, ठीक है, पूरा खर्चा किया है 1000 रुपये का। तो अगर 100 सेल खरीद के लाए हो तो तुम्हें करंट कितना मिल रहा है, यहाँ पे करंट तो सिर्फ एक ही सेल के बराबर मिल रहा है। तो भले तुमने 100 सेल लगा लिए हों, पर यहाँ तुम्हें करंट अगर एक ही सेल के बराबर मिल रहा है, तो यानी ये केस बेनिफिशियल है, नहीं है, ये नॉन बेनिफिशियल है, ठीक। ये फॉर्मूला क्या आ रहा है, ये तो चलो ठीक है, डेरिवेशन ये सब हो गई, ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ थ्योरी क्या है। ये नॉन बेनिफिशियल है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक। पर इसका देखो फ़ायदा है कि हमने भाई एन नंबर ऑफ सेल्स लाए हैं, तो हमें करंट भी एन टाइम्स मिल रहा है। अगर हम 100 सेल लाए हैं तो हमें 100 गुना करंट मिल रहा है भाई, ठीक है। तो ये एक सेल का करंट है, इसको एन से मल्टीप्लाई कर दो तो एन टाइम्स करंट हमें मिल रहा है। मतलब ये केस अपना फ्रूटफुल है, यहाँ पे अपना बेनिफिट हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे अपना बेनिफिट हो रहा है कि ये भाई फ़ायदा हो रहा है यार, क्योंकि भाई 100 सेल लाए हो तो फ़ायदा तो होना चाहिए ना। तो ये अपना बेनिफिट है, यानी यहाँ पे अपने को मैक्सिमम करंट मिल रहा है। अपना ऑब्जेक्टिव क्या था, अपने को ज़्यादा करंट मिले। तो अगर मैं कहूँ कि मैं अगर हाइयर रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ, ठीक, तो
तो हाइयर रेजिस्टेंस लगाऊंगा तभी मेरे को मैक्सिमम करंट मिलेगा। अगर मैं लोअर रेजिस्टेंस लगा दूं यानी छोटू सा रेजिस्टेंस लगा लूं तो मेरे को मैक्सिमम करंट नहीं मिलेगा। तो ये बातें बस ध्यान में रखो। अभी इसको मैं कॉल बैक करूंगा जब मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लूँगा आगे के टॉपिक्स। तो अभी सिर्फ इतना है, एक रिकैप दे देता हूँ। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने सारे सेल सीरीज में लगा लिए, ठीक। तो काम क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि अपने को करंट निकालना है। मेन बेसिकली करंट का हम लोग को फॉर्मूला निकालना है, तुम इतना समझो। तो अपन लोगों ने टोटल ईएमएफ निकाला। भाई सीरीज में सारा ईएमएफ सिंपली ऐड हो जाता है, तो टोटल ईएमएफ हो गया NE, क्योंकि n नंबर ऑफ सेल्स थे, ठीक। फिर हम लोग ने टोटल रेजिस्टेंस निकाला, तो NR प्लस कैपिटल R। NR क्या है, ये सारे सेल्स का रेजिस्टेंस, और कैपिटल R क्या है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस ये आ गया। करंट इक्वल्स टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो NE अपॉन NR प्लस R आ गया। ये करंट का आ गया जनरल फॉर्मूला, ठीक। फिर हम लोग ने देखा, दो केसेस बना के देखे कि कभी अगर ये ज़्यादा है, कभी ये ज़्यादा है, कभी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा है, कभी इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो हमने उसी केस में दो केस बनाए और दोनों का फॉर्मूला निकाल लिया। तो जब हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो अपने को करंट भी ज़्यादा मिल रहा है, यानी कि n टाइम्स द करंट गिवन बाय वन सेल। तो यहाँ पे n I की वैल्यू NE अपॉन R आ रही। जब हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस छोटा है यानी हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तब अपने को करंट की वैल्यू मिली है I इक्वल्स E अपॉन R। तो यहाँ पे अपने को करंट ज़्यादा मिल नहीं रहा है। बस इतना सा आया है अभी कंक्लूजन, और उसके अलावा और कोई कंक्लूजन नहीं आया, ठीक। ये अभी जब मैं पैरेलल भी बता दूंगा तब ये थोड़ा सा मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा, ठीक, कि ये ज़रूरी क्यों है, यहाँ पे मैंने बेनिफिशियल और नॉन बेनिफिशियल क्यों लिखा है, ठीक, बताऊंगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं, सीरीज में से ज़्यादा और कुछ नहीं है। प्रोसेस समझो, सिर्फ प्रोसेस समझो। यहाँ पे टोटल ईएमएफ निकालते हैं, टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं, और I इक्वल्स टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कर लेते हैं। तो जनरल फॉर्मूला निकालते हैं, देखो यही प्रोसेस है। फिर उसके बाद दो केस बनेंगे जिसमें एक बार इसको नेग्लेजिबल करो, एक बार इसको नेग्लेजिबल करो, ये दो केस बनने हैं, ठीक। पैरेलल में भी ऐसे ही होगा, ठीक, प्रोसेस यही रहेगा। तो ये प्रोसेस दिमाग में रखना। आप देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको क्या करना है, वही टोटल ईएमएफ निकालो और टोटल रेजिस्टेंस निकालो। तो सबसे पहले टोटल ईएमएफ निकालने की कोशिश करते हैं। तो टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगा, ये सारे आइडेंटिकल सेल्स हैं, सबका ईएमएफ E है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, ठीक। इसका ईएमएफ E, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। ऐसे ही करते करते कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं, n नंबर ऑफ सेल्स हैं, ठीक। ये n नंबर ऑफ सेल्स हैं, इसका भी ईएमएफ E और इंटरनल रेजिस्टेंस r। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया है कैपिटल R, ठीक। तो यहाँ पे सारे ईएमएफ किस में लगाए हैं, पैरेलल में लगाए हैं। अब पैरेलल में ईएमएफ देखो, अगर हम पैरेलल में रेजिस्टर्स लगाते थे, याद करो, अगर R1, R2, R3 अगर हम लोग पैरेलल में रेजिस्टर्स लगाते थे, ठीक, तो पैरेलल में रेजिस्टर्स लगाते थे तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आता था, ऐसे आता था, ठीक, ऐसे ही आता था ना भाई। पैरेलल में लगाते थे रेजिस्टर्स, ठीक। तो पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस हो तो ऐसे ही आ जाएगा। पर क्या अगर हम ईएमएफ लगा रहे हैं, अगर सेल्स लगा रहे हैं, तो क्या सेल का भी इक्विवेलेंट रेजिस्टर, इक्विवेलेंट ईएमएफ ऐसे आएगा, 1/E इक्वल्स 1/E1 प्लस 1/E2 ऐसे आएगा क्या? ये मैं पूछ रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ। क्या ऐसे आएगा ये सबका टोटल ईएमएफ, क्या ऐसे आएगा? पूछ रहा हूँ सिर्फ। नहीं, अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो हो सकता है गलत हो तुम। क्यों? याद करो, जब हम लोग रेजिस्टर निकालते थे पैरेलल में, तो ये इनके अराउंड जो ईएमएफ होता था, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस होता था, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो पैरेलल में क्या करना है अपने को, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखना है। यानी कि अगर तुम ये बेवकूफ़ी कर रहे हो तो ये गलत बात है, ये ना करना, ठीक। तो यानी अगर यहाँ एक सेल का ईएमएफ E है, तो यहाँ दूसरे सेल का भी ईएमएफ E होगा और nth सेल का भी ईएमएफ E होगा, यानी हर जगह पे ईएमएफ E रहेगा, यानी जो टोटल ईएमएफ है वो भी E रहेगा, क्योंकि पैरेलल में ईएमएफ्स ऐड नहीं होते हैं, ना ही किसी तरीके से। पैरेलल में सब जगह पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा।
इसके अक्रॉस भी ईएमएफ कितना रहेगा, ई रहेगा, यानी यहाँ पे टोटल ईएमएफ क्या है, सिर्फ ई। ठीक, तो पैरेलल में ईएमएफ ऐड्स नहीं होते। ठीक, ये बात ध्यान में रखना। इसी तरीके से एक क्वेश्चन भी आया था आपके स्पेसिमेन पेपर में। स्पेसिमेन पेपर में क्या क्वेश्चन आया था, आपको बता दिया था कि 4 आपके सेल्स हैं, कॉम्बिनेशन में लगाए गए, पैरेलल में लगाए गए हैं। ठीक, ये 4 सेल्स पैरेलल में लगाए गए हैं और सबका ईएमएफ 4 वोल्ट है। तो इनका इक्विवेलेंट या टोटल ईएमएफ कितना होगा, तो टोटल ईएमएफ के अलग अलग ऑप्शन दिए थे आपको, 16 वोल्ट दिया था, 8 वोल्ट दिया था, अलग अलग दिए थे, और एक ऑप्शन था 4 वोल्ट। तो जाहिर सी बात है भाई, पैरेलल में सेल्स लगा रहे हो तो हर जगह ईएमएफ सेम तो रहेगा, पैरेलल में हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी 4 वोल्ट ही आ रहा था। ठीक, तो ऐसे स्पेसिमेन में ऐसे ये बेसिक सा था, घुमाने वाला क्वेश्चन पर दे दिया गया था। कुछ बच्चों को ध्यान में नहीं रहता ये चीज़ें, हालांकि बहुत बेसिक चीज़ है, सबको पता है, पर वही चीज़ है। तो टोटल ईएमएफ ई है। ठीक, अब देखो टोटल ईएमएफ ई हो गया। अब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस पहले निकालते हैं, एक्सटर्नल तो चलो जो है, टोटल इंटरनल निकालते हैं पहले। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, ये रेजिस्टेंस आर है, ये रेजिस्टेंस आर है, ये रेजिस्टेंस आर है। ठीक, तो यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ये रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ये रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ऐसे करते करते मतलब n नंबर ऑफ सेल्स तक सारे रेजिस्टेंस स्मॉल आर हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टर अगर पैरेलल में होता है तो हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, ये तो हमको पता है। ठीक, तो अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा 1/r डैश इक्वल्स 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस अप टू कब तक, n नंबर ऑफ सेल्स हैं तो अप टू n। ठीक, तो n टाइम्स ऐड कर दो इसको, तो ये हो जाएगा n/r हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है 1/r डैश। तो इसको रेसिप्रोकल करके लिख लेंगे तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, r/n, यानी ये कितना आ गया, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया ये। ठीक, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी r/n प्लस कैपिटल R। इसका एलसीएम लेके अगर सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा r प्लस nr/n, ये एलसीएम ले लिया हमने, ऐसे सॉल्व कर लिया। ठीक, तो टोटल रेजिस्टेंस ये आ गया, टोटल ईएमएफ ये आ गया। अब करंट निकाल लो, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो ई अपॉन ये पूरा फैक्टर कर दो, ई अपॉन आर प्लस एन कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, सॉरी अपॉन स्मॉल एन। तो अब ये जो एन है ये चला जाएगा ऊपर, जाहिर सी बात है, डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये हो जाएगा करंट का, देखो जनरल फॉर्मूला क्या आ गया, एन ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी एन ई अपॉन आर प्लस एन कैपिटल आर। ये फॉर्मूला आ गया फॉर करंट, ये जनरल फॉर्मूला आया है। ठीक, तो ये अपना करंट का जनरल फॉर्मूला आ गया। ठीक, तो इसी तरीके से स्पेसिमेन में भी क्वेश्चन आया था कि आपका पूछ रहे थे कि करंट को मतलब कौन सा फॉर्मूला डिफाइन करता है। ठीक, इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन या सीरीज कॉम्बिनेशन का था। तो जनरल फॉर्मूला दिए थे, 4 ऑप्शन दिए थे, तो उनमें से एक ये था। तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात थी तो उनमें से ये ऑप्शन सही था। तो ऐसे करके स्पेसिमेन पेपर में था, स्पेसिमेन पेपर देखना, मैंने पूरा स्पेसिमेन पेपर सॉल्व किया है। ठीक, तो पूरा 1 शॉट में है, पूरा सॉल्व्ड है, जो एक एक क्वेश्चन पूरा बताया है, समझाया है कैसे आ रहा है, क्या चीज़ है। ठीक, तो देखना, समझना, जानना, पहचानना। ठीक, और फिर बताना कि कैसा है, क्या लगा। ठीक, तो चलो इस तरीके से स्पेसिमेन पेपर में आया था कुछ। तो अब देखो ये जनरल फॉर्मूला अपने पास आ गया। अब वही काम करना है, 2 केसेस देखने हैं। अपने पास करंट का जनरल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, 2 केसेस देखो। 2 केसेस क्या हैं, वही 2 केसेस लगाएंगे। पहला केस 1, दूसरा केस 2। केस 1 क्या कह रहा है कि हमारा मान लो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ठीक, ये बहुत बड़ा है, हाई है। ठीक, हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हाई है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक, तो यानी ये इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा है,
इसको इग्नोर कर दें, इसको नेग्लेक्ट कर दें। भाई जो वैल्यू छोटी होगी उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, जो वैल्यू बड़ी होगी उसको रख लेंगे। ठीक, ऐसा होता है ना कि घर में बड़े भाई की बात मानी जाती है, छोटे भाई के मतलब अगर बड़ा भाई ओपिनियन दे रहा है या छोटा भाई ओपिनियन दे रहा है तो किसका ओपिनियन पे ज़्यादा प्रेफरेंस होगा? बड़े भाई के ओपिनियन पे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, छोटे भाई का ओपिनियन क्यों सुना जाएगा? तो यही चीज़ है। तो ऐसा कह सकते हो तुम, ठीक, कि बड़ा भाई है, बड़ा भाई कह रहा है कि नहीं भाई घर में अगर कार आनी है तो कार आएगी, छोटा भाई कह रहा है नहीं मुझे बाइक चाहिए तो बाइक नहीं आएगी या कार आएगी। अब ठीक, तो इसलिए बड़े भाई का ओपिनियन मानेंगे और छोटे भाई का ओपिनियन नहीं मानेंगे। तो छोटे भाई को करो इग्नोर, क्योंकि बड़ा भाई को प्रेफरेंस देनी है, बड़े भाई का एक्सपीरियंस ज़्यादा है। ठीक, तो वही चीज़ करोगे, ये हो जाएगा आई इक्वल्स, इसको इग्नोर किया तो ये हो जाएगा एन ई अपॉन एन आर, एन से एन कैंसिल, ये हो जाएगा आई इक्वल्स ई अपॉन आर। अब यहाँ पे करंट की वैल्यू अपनी इतनी आ रही फर्स्ट केस में, जब हमारे पास रेजिस्टेंस बहुत हाई हो। ठीक, अगर हमारा रेजिस्टेंस बहुत छोटा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत छोटा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉलर देन आर, यानी ये वैल्यू स्मॉल है, ये वैल्यू छोटी है। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस छोटा लगाया हमने तो ये वैल्यू छोटी है, तब अपने को करंट कितना मिल रहा है? आई इक्वल्स, इसको इग्नोर कर दोगे, अगर इसको इग्नोर कर दोगे तो क्या आएगा? एन ई अपॉन स्मॉल आर, एन ई अपॉन स्मॉल आर। तो ये करंट की वैल्यू आ गई व्हेन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज स्मॉल। अब इन दोनों केसेस को देखो और किस ये पहचानो, ये जानो कि करंट किस में ज़्यादा है। खुद देखो, आई इक्वल्स ई अपॉन आर में ज़्यादा है कि आई इक्वल्स एन ई अपॉन आर में ज़्यादा है? कुछ सोचो, एन नंबर ऑफ सेल खरीद के ला रहे हो, वही बात है, और करंट तुम्हें ज़्यादा किस में मिल रहा है? फर्स्ट केस में ज़्यादा मिल रहा है कि सेकंड केस में ज़्यादा मिल रहा है? खुद देखो, फर्स्ट केस में तो उतना ही करंट मिल रहा है, एक सेल के बराबर। तो भले तुम 100 सेल लगा दो, 200 सेल लगा दो, तुम्हें करंट तो एक ही सेल के बराबर मिल रहा। अगर रेजिस्टेंस बहुत हाई है तो तुम्हें करंट तो वही एक ही सेल के बराबर मिल रहा, फ़ायदा तो है नहीं। पर अगर रेजिस्टेंस बहुत छोटा है और तब तुम 100 सेल लगा रहे हो तो तुमको करंट भाई हाई मिल रहा है। ठीक, तो तुम्हारे लिए ये केस यहाँ पे बेनिफिशियल होगा, ये केस बेनिफिशियल नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये केस बेनिफिशियल है, बेनिफिट कर रहा है, ये केस नॉन बेनिफिट कर रहा है। ठीक, करंट का फॉर्मूला तो आ गया, न्यूमेरिकली देखा जाए तो अपना काम हो गया है। पर अब एक चीज़ देखो दोनों में, अगर मेरे पास छोटा रेजिस्टेंस है, ठीक, एक एक करके चलते हैं। अगर मेरे पास स्मॉल रेजिस्टेंस यानी कोई ऐसा अप्लायंस है जिसका रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल है। अगर मेरे पास कोई ऐसा अप्लायंस है जिसका रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल है, ठीक, उसमें अगर मैं सेल्स को सीरीज में लगाऊं, अगर मेरे पास स्मॉल रेजिस्टेंस हो और मैं सेल्स को सीरीज में लगाऊं, तब मेरे पास क्या, तब मेरे को करंट कितना मिलेगा मैं देखता हूं। अगर मेरे पास स्मॉल रेजिस्टेंस है, ठीक, ये स्मॉल रेजिस्टेंस, एक सेकंड थोड़ा हाईलाइट करने के लिए ऐसे लिख देते हैं। अगर मेरे पास स्मॉल रेजिस्टेंस है और मैं सेल्स को सीरीज में लगा रहा हूं तो मेरे को करंट कितना मिल रहा है? ये तो सीरीज में लगाने पे मेरे को बेनिफिट नहीं हो रहा है, नॉन बेनिफिशियल। मतलब मेरे पास स्मॉल रेजिस्टेंस है और मैं सेल्स को सीरीज में लगाऊं तो मेरे को बेनिफिट नहीं होगा। पर यही अगर मेरे पास स्मॉल रेजिस्टेंस है और मैं सेल्स को पैरेलल लगाऊं तो मेरे को बेनिफिट हो रहा है। समझ रहे हो? एक एक करके समझना, मैं भी थोड़ा सा एंड में बताऊंगा क्या है। कि अगर मेरे पास स्मॉल रेजिस्टेंस है और मैं सेल को पैरेलल में लगा रहा हूं तो भाई मेरे को बेनिफिट हो रहा है, तो मेरे को करंट ज़्यादा मिल रहा है। यानी फॉर स्मॉल रेजिस्टेंस यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात हो रही, स्मॉलर रेजिस्टेंस के लिए मैं सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन प्रेफर करूंगा ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, अगर मेरे पास छोटा रेजिस्टेंस है। ठीक, अब यही काम करते हैं हाइयर रेजिस्टेंस के लिए। अगर मेरे पास कोई ऐसा अप्लायंस है जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है, ठीक, कोई बड़ा अप्लायंस है भाई, एसी वेसी है, कुछ और बड़ा अप्लायंस है, फ्रिज वगैरह, तब मैं सेल्स को अगर सीरीज में लगा रहा हूँ, ठीक, हालांकि फ्रिज एसी हमारा सेल्स पे थोड़ी नहीं चल रहा, पर फिर भी समझ लो ना, कोई ऐसा अप्लायंस है जिसका हाइयर, तो अगर मेरा रेजिस्टेंस बहुत हाइयर है, ठीक, अब मैं सेल्स को सीरीज में लगा रहा हूँ तो मेरे को करंट कितना मिल रहा है? ज़्यादा मिल रहा है, तो मेरे लिए यहाँ पे ये तो बेनिफिशियल है। पर यही मैं हाइयर रेजिस्टेंस के लिए अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाऊं
तो मेरे को करंट इतना नहीं मिल रहा, यानी नॉन बेनिफिशियल है। तो यानी फॉर हायर रेजिस्टेंस आई विल प्रेफर सीरीज कॉम्बिनेशन ओवर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहां पे देखो ये कंक्लूजन आया कि अगर अपना रेजिस्टेंस ठीक स्मॉल हो तो अपन सेल का कॉम्बिनेशन कैसे लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे। पर अगर अपना जो रेजिस्टेंस हाई हो, हाइयर रेजिस्टेंस वाला कुछ है, तो अपन सेल को कैसे लगाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाएंगे। तभी अपने को करंट ज़्यादा मिलेगा, बेनिफिशियल तभी होगा भाई, तभी 100 सेल अगर ला रहे हो तो उसका फ़ायदा होगा, वरना नहीं होगा। ठीक, तो ये डिपेंड करता है कि अपने को कैसा रजिस्टर मिल रहा है। अगर अपने को हाइयर रजिस्टर दे रहे हैं तो अपन सीरीज में लगाएंगे सेल्स को, अगर अपने को छोटा रजिस्टर दे रहे हैं, स्मॉल रजिस्टर, तो हम लोग पैरेलल में लगाएंगे। ये कंक्लूजन है इसका। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इसलिए है ये चीज़। तो इसकी थ्योरी ऐसे है, ऐसा कुछ सिर्फ फॉर्मूला तो चलो कोई भी निकाल लेगा। ठीक, ये पार्ट जानना जरूरी है क्योंकि यही तो कॉन्सेप्ट है इसका, हम भाई क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई चीज़ कर रहे होते हैं तो क्यों कर रहे हैं ये भी तो पता होना चाहिए ना भाई। तो मोटिव पता होना चाहिए। तो भाई मोटिव और इंटेंशन क्या है, अपनी इंटेंशन अपनी ये जानना था। ठीक, ये क्या हो गया, हाँ ठीक, ये तो पूरा मीटर ही गया था। तो ये अपना गोल है, समझे। ऐसा था कि सीरीज में लगाया कब, जब हाइयर रेजिस्टेंस हो, पैरेलल में लगाया कब, जब स्मॉल रेजिस्टेंस हो। अब मिक्स ग्रुपिंग क्या होती है भाई, ये तो कुछ अलग आ गया, ये तो कुछ खिचड़ी बना दी। मिक्स ग्रुपिंग क्या होता है, मिक्स ग्रुपिंग एक तीसरा केस आ गया। अब इसमें देखो सीरीज में भी लगा रहे हैं और पैरेलल में भी लगा रहे हैं। देखो ये जो सेल्स हैं उसको सीरीज में लगाया, और ये जो सीरीज बनी है इन सीरीज का पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा दिया। समझ रहे हो, समझो कि तुम ये n नंबर ऑफ सेल्स है, तुम 10 सेल खरीद के ले आए, तुम 10 सेल ले आए, 10 सेल्स को ऐसे ऐसे लगा दिया गया। ठीक, ऐसे सीरीज में ऐसे ऐसे लगा दिया गया। ठीक, सबको ऐसे सीरीज में लगा दिया गया। अब ये 10 सेल की जो ये पूरी रो बनी है, इस रो को रिपीट कर रहे हैं, इस रो को फिर से लगा दिया गया। मतलब इस रो का एक और कॉपी, इस रो की एक और कॉपी हमने नीचे लगा दी पैरेलल में। ठीक, फिर एक और ऐसी सिमिलर लो, आइडेंटिकल रो हमने फिर नीचे लगा दी। ठीक, फिर ऐसी और आइडेंटिकल रो नीचे लगाते गए, ऐसे करते करते हम इसको m टाइम्स लगाते गए, यानी 20 बार हमने 20 रो बना दी इसकी। ठीक, तो 10 सेल की हमने 20 रो बना दी, समझ रहे हो। तो हमने 10 सेल लगाए, एक पहली रो में 10 सेल, दूसरी रो में 10 सेल, तीसरी रो में 10 सेल, ऐसे करते करते कितनी रो हो गई, 20 रो हो गई, समझ लो 20। यहाँ पे m है, m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा, यहाँ पे देखो सीरीज भी लग रहा है, देखो हर पर्टिकुलर रो में सेल्स कैसे अरेंज्ड है, सीरीज में, और ये जो सारी रोज हैं ये कैसे अरेंज्ड है, पैरेलल अरेंज्ड है। तो यहाँ पे सीरीज और पैरेलल दोनों हो रहा है, इसलिए इसे मिक्स्ड ग्रुपिंग कहते हैं। अब इसमें भी काम वही करना है, करंट निकालना है, मैक्सिमम करंट की कंडीशन निकालनी है। तो इसको करते हैं, शुरू करते हैं इसको बिना किसी देरी के। इसमें देखो क्या है, तो इसमें भी देखो प्रोसीजर जो है वो सेम है, तरीका सेम है। तो तरीका क्या है, पहले टोटल ईएमएफ निकाल लेंगे, टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। टोटल ईएमएफ देखो, ये पूरी रो कंसिडर करो, तो ये ईएमएफ ई है, ये ईएमएफ ई है, ये ईएमएफ ई है, ये ईएमएफ ई है, ऐसे करते करते सारे ईएमएफ। तो एक पूरी रो में सारे जो सेल्स हैं सीरीज में लगे हैं। ठीक, तो सारे ईएमएफ क्या हो जाएंगे, सिंपली ऐड हो जाएंगे, यानी ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई, ऐसे करते करते सारे ऐड हो जाए। कहाँ तक ऐड होंगे, कितने नंबर ऑफ सेल्स है, n नंबर ऑफ सेल्स है, यानी अप टू n ऐड हो गए। ठीक, तो एक पूरी रो में कितना ईएमएफ आ रहा है, टोटल ईएमएफ एक पूरी रो में E प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई, कितने टाइम्स E ऐड होगा, n टाइम्स ऐड होगा। तो यानी एक पूरी रो में कितना ईएमएफ आ रहा है, NE, NE, टोटल ईएमएफ इन अ रो NE। तो ये एक पूरी रो में ईएमएफ आ रहा है। ठीक, अब देखो ये एक पूरी रो में ईएमएफ आ गया। ठीक, एक सेकेंड, एक सेकेंड, लेट मी चेक इट। ओके,
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो हाँ। तो देखो एक पूरी रो में कितना ईएमएफ है, एन ई है, ठीक। अब ऐसी कितनी सारी रोज हैं, तो ये जो सेकेंड रो होगी इसमें भी कितना ईएमएफ होगा, एन ई होगा। ये जो थर्ड रो होंगी इसमें कितना ईएमएफ होगा, एन ई होगा, क्योंकि सब में नंबर ऑफ सेल्स तो सेम लगे हैं ना। इसमें ये जो mth रो है इसमें कितना ईएमएफ होगा, एन ई होगा, ठीक। तो अभी जो पैरेलल में जो ईएमएफ है, पैरेलल में तो ईएमएफ ऐड नहीं होता, तो जितना एक पहली रो में ईएमएफ था हर रो में सेम ईएमएफ है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में तो सेम रहता है ना भाई। तो यानी टोटल ईएमएफ कितना आ गया, एन ई आ गया, क्योंकि देखो पैरेलल में तो भाई ईएमएफ सेम ही रहना है, पैरेलल में तो ऐड नहीं होना है ना। तो जो पहली रो में ईएमएफ है सारी रोज में उतना ही रहेगा, यानी यहाँ पे भी ईएमएफ एन ई ही रहेगा, क्योंकि पैरेलल में ईएमएफ सेम रहता है। तो यानी टोटल ईएमएफ कितना आ गया, टोटल ईएमएफ आ गया एन ई, ठीक। टोटल ईएमएफ अपने पास आ गया, एन ई आ गया, ठीक। अब टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने से पहले टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं। एक्सटर्नल तो अपने पास कैपिटल आर दिया ही हुआ है, चलो उसको तो हम लोग देख लेंगे, एंड में ऐड ही करना है। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस देखो कैसे निकालोगे, यहाँ तो देखो हर सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस लग रहा स्मॉल आर, इसको कैसे निकालोगे, देखो सिंपल सा तरीका है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ऐसे करते करते एन सेल तक, nth सेल तक ये भी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ठीक। तो एक पूरी रो को कंसीडर करो, सिर्फ पहली रो को कंसीडर करो, इसमें सारे रेजिस्टर्स किस में लगे हैं, जो सारे इंटरनल रेजिस्टर्स हैं सीरीज में लगे। भाई गौर से देखो, ये आर ये आर ये आर ऐसे हाथ पकड़ के आपस में सीरीज में लगे कि नहीं लगे, लगे हैं, बिल्कुल लगे। तो एक पूरी रो में पूरा कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, एक सिर्फ एक रो में बात कर रहा हूँ, अभी पैरेलल अपन आए नहीं हैं। तो एक पूरी रो में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक पूरी रो में रेजिस्टेंस हो जाएगा आर प्लस आर प्लस आर अप टू एन, ठीक। एन तक ऐड करते गए क्योंकि एन नंबर ऑफ सेल्स हैं। तो एक पूरी रो में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एन आर, ठीक। ये एक पूरी रो में रेजिस्टेंस है। सेकेंड रो में कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, इसमें भी एन आर हो जाएगा। थर्ड रो में कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, आर प्लस आर प्लस आर प्लस अप टू एन तक, इसमें भी एन आर। ऐसे ही mth रो तक कितना हो जाएगा, ये भी एन आर, ठीक। तो ये इसमें 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 अब ये देखो, ये सारे जो रेजिस्टर्स हैं ये कैसे लगे हैं, पैरेलली लगे हैं। तो अब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन से आएगा, जो हम लोग 1/r करके निकालते थे, ठीक। तो अब इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन से ऐड कर दो। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन से कहाँ तक ऐड होंगे, अप टू m सेल तक ऐड होंगे, mth सेल तक, क्योंकि नंबर ऑफ रोज कितनी हैं, m है, ठीक। तो m टाइम्स रो बन रही है, अगर 20 हैं तो 20 टाइम, 15 है तो 15 टाइम, तो ये m कुछ भी हो सकता है नंबर। तो ये जो एक रो में जो रेजिस्टेंस आया है पैरेलल हर रो में उतना ही है, ठीक। तो ये सारे पैरेलली कंबाइन हो जाएंगे। तो अगर हम टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालें तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हम लोग करें 1/r' ले लें तो ये क्या होगा, तो 1/nr प्लस 1/nr प्लस 1/nr अप टू कितना जाएगा, m तक जाएगा, ठीक। m तक क्यों जाएगा, क्योंकि कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, m नंबर ऑफ रोज हैं, ठीक। ये m सेल्स हैं, तो ये कितनी बार ऐड होगा, ये 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे करते करते कितनी बार, m टाइम्स ऐड हो जाएगा, ठीक। तो ये ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा m/nr। तो 1/r' इक्वल्स m/nr, इसको लिख सकते हो r' इक्वल्स nr/m। ये आ गया कितना, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर आ गया, nr/m। अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर, ठीक। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस
प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा एन आर अपॉन एम प्लस कैपिटल आर। तो इसको ऐड कर लो, इसको अगर एलसीएम लेके ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा एन आर प्लस एम कैपिटल आर अपॉन एम। ठीक, ये हो गया। अब ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका टोटल ईएमएफ हो गया। करंट क्या होता है? टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ से करंट का जनरल फॉर्मूला अगर निकालो तो ये क्या आ जाएगा? एन ई अपॉन, ये पूरा वैल्यू रखो, एन आर प्लस एम कैपिटल आर अपॉन एम। तो ये जो एम है ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये कुछ ऐसा सा बन जाएगा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कुछ ऐसा सा बन जाएगा, ये बन जाएगा एम एन ई अपॉन एन आर प्लस एम कैपिटल आर। ये करंट का जनरल फॉर्मूला बन गया, क्योंकि ये जो एम था, ये जो एम था ये ऊपर चला गया। ठीक, तो ये करंट का जनरल फॉर्मूला बन गया। ठीक, एम एन ई अपॉन एन आर प्लस एम आर, तो ये आपका करंट का जनरल फॉर्मूला आ गया। एक सेकेंड, है ना, तो ये आ गया। अब यहाँ पे केसेस निकालेंगे कि अपना करंट मैक्सिमम कब होगा। ठीक, तो अब ये देखते हैं। तो करंट का जनरल फॉर्मूला क्या आ रहा था? एम एन ई अपॉन एन आर प्लस एम कैपिटल आर। ठीक, ये आ रहा था। ठीक, तो करंट मैक्सिमम कब होगा? करंट मैक्सिमम कब होगा? जब ये जो डिनोमिनेटर है ये मिनिमम हो जाए। न्यूमरेटर मैक्सिमम कब होता है? जब डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाए। तो फॉर आई टू बी मैक्सिमम, ये वाला जो फैक्टर है, ये जो पूरा टर्म है, ये मिनिमम हो जाना चाहिए। एन आर प्लस एम आर मिनिमम होना चाहिए। ठीक, ये शुड बी मिनिमम। ठीक, ये मिनिमम होना चाहिए। और ये मिनिमम कब होगा? ये मिनिमम कब होगा इसको निकालते हैं। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। अच्छा, एक फॉर्मूला क्या बोलूँ? अगर मैं ऐसे लिखूँ 2 इक्वल्स अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, तो 2 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिख तो सकता ही हूँ ना भाई, क्योंकि अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, तो इस 2 को मैं अंडर रूट का स्क्वायर होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो इसी तरीके से मैं एन आर प्लस एम कैपिटल आर को, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस अंडर रूट एम कैपिटल आर का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ भाई, लिख सकता हूँ, डेमोक्रेसी है भाई, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तो मैंने लिख दिया भाई, क्योंकि भाई लिखा जा सकता है, दोनों ये एक्सप्रेशन सेम है, ये एन आर के बराबर है, ये अंडर रूट से स्क्वायर हटेगा तो ये एम आर के बराबर है, सेम है। अब अगर ये देखो, ये फॉर्मूला होता था, एक फॉर्मूला पढ़ा था बचपन में जब नन्हे मुन्ने बच्चे हुआ करते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला पढ़ा था, मतलब ये तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ये इधर ऐसे करके पढ़ा था, उसको रीअरेंज कर लो तो ये तरीके से भी लिखा जाता था फॉर्मूला। ये फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला तो ये होता था ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये वाले टर्म को इधर लेफ्ट साइड भेज दोगे तो ये इसके बराबर बन जाएगा। तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखो, इसी को रीअरेंज करके ये लिखा गया है, बस और कुछ नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे अपना फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये जो फॉर्मूला है इससे थोड़ा सा मैच करा के देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कुछ उसी फॉर्म में लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लग रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखूँ तो यहाँ पे ए क्या है, स्क्वायर के अंदर जो भी है वो अपना ए है, तो यानी यहाँ पे ए किसके बराबर है, अंडर रूट एन आर के बराबर। और बी क्या है, बी जितना स्क्वायर के अंदर है वो अपना बी के बराबर है, यानी बी क्या है, अंडर रूट एम आर, ठीक। तो यहाँ से अपने को ए और बी मिल गए। तो ये इस इक्वेशन में जो राइट हैंड साइड पे जो इक्वेशन है, इसमें ए और बी की जगह पे ये एन आर और एम आर रख दो अंडर रूट वाले, तो आपको ये इसका ऑल्टरनेट एक्सप्रेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ये फॉर्मूला अगर इसमें यूज़ करते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए की जगह पे लिखो अंडर रूट एन आर और बी की जगह पे लिखो अंडर रूट एम आर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर का होल स्क्वायर
प्लस 2 ए बी, तो यानी ए ये है बी ये है, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो एन आर इंटू एम आर, ठीक, तो सिंपली मल्टीप्लाई हो गए। यानी ये जो हमारा फैक्टर था, ये जो टर्म था, सॉरी फैक्टर नहीं, टर्म जो था, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी एन आर प्लस एम आर कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म। तो हम लोग यहाँ पे इसको इससे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, यानी ये चीज़ उठा के इसकी जगह पे लिख दो, क्योंकि इक्वेट कर दिया हमने, इक्वल आ रहे हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एम एन ई अपॉन, इसकी जगह पे ये पूरा सा टर्म लिख दो, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम कैपिटल आर का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट एम एन आर और कैपिटल आर, ये पूरा टर्म है नीचे, इसकी जगह पे हमने इक्वेट कर दिया, क्योंकि देखो यहाँ पे इक्वल आ रहा था, ठीक। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये वाला वैल्यू पूरी मिनिमम हो जाए, ठीक। तो ये चीज़ मिनिमम होने के लिए, अब मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है, नेगेटिव में तो लाएंगे नहीं, ठीक, क्योंकि हमें करंट नेगेटिव में लाना नहीं। तो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। अब भाई ये चीज़ तो कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ना ही स्मॉल आर जीरो के बराबर है, ना ही कैपिटल आर जीरो के बराबर है, दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो नहीं होंगे। तो ये फैक्टर तो कभी भी, ये टर्म तो कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता ज़िंदगी में, ठीक। हम चाहें तो इसको जीरो के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, हो सकता है कुछ सब्ट्रैक्ट हो और जीरो आ जाए, क्योंकि ऐड करेंगे तो कभी जीरो के बराबर नहीं आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो के बराबर आ सकता है। तो इसको हम लोग जीरो के बराबर इक्वेट कर दें, तो अपने को मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी इसकी, क्योंकि ये मिनिमम कब हो सकता है, जब हमारे पास मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या हो, ये चीज़ जीरो हो जाए। तो लीस्ट वैल्यू तो इतनी मिल सकती है, ठीक, कि अगर हमारे पास सिर्फ यही टर्म, ये टर्म हट जाए, तो लीस्ट वैल्यू कितनी मिल सकती है, इतनी मिल सकती है। तो मिनिमम, हम बस मिनिमम करना चाह रहे हैं इसको, ठीक। अब मिनिमम ये जीरो तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर जीरो हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में जीरो कोई मतलब नहीं। तो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो ये टर्म अगर मेरा जीरो हो जाए, क्योंकि ये जीरो हो नहीं सकता कभी, तो ये टर्म मेरा अगर जीरो हो जाए तो ये वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, ये वैल्यू मिनिमम हो गई तो अपने को करंट कितना मिल जाएगा, मैक्सिमम मिल जाएगा। तो मिनिमम के लिए क्या करो, ये जो टर्म है इसको जीरो के बराबर इक्वेट कर दो। तो इसको लिखेंगे फॉर एन आर प्लस एम कैपिटल आर टू बी मिनिमम। ये मिनिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, अंडर रूट एन आर, ये वाला जो टर्म है, अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक। तो इसको ज़ीरो के बराबर इक्वेट करो, अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर का होल स्क्वायर इक्वल ज़ीरो, होल स्क्वायर हट जाएगा तो ये अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम कैपिटल आर इक्वल ज़ीरो आएगा। इसको इस साइड भेज दोगे तो ये इस साइड अगर भेज दिया हमने राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एन आर इक्वल्स अंडर रूट एम कैपिटल आर, अंडर रूट से अंडर रूट हटा दोगे तो ये आ जाएगा एन आर इक्वल्स एम कैपिटल आर। यहाँ पे कुछ कंक्लूजन आया है, एन आर इक्वल्स एम कैपिटल आर, तो अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों आपस में बराबर हो जाएं तो अपने को करंट कितना मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, ठीक। तो मैक्सिमम करंट के लिए क्या कंडीशन है, ये कंडीशन है। इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करके लिख सकते हो, एन आर अपॉन एम इक्वल्स आर। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा, ये जो एन आर अपॉन एम है ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। एन आर अपॉन एम क्या होता है, यहाँ पे देखो एन आर अपॉन एम क्या होता है, यहाँ से गए, ये क्या है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है, समझ रहे हो। तो यानी ये जो एन आर अपॉन एम है ये क्या है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये क्या है अपना टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस भाई, ठीक है, ठीक, ये अपना टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है। और ये कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर अपना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो मैं अगर इसको सिंपल भाषा में कहूँ तो मैक्सिमम करंट के लिए, अगर मैं इसको इजी भाषा में कहूँ, फॉर मैक्सिमम करंट, ठीक,
यानी आई मैक्स के लिए टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाता है? जब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, ठीक, तब अपने को मैक्सिमम करंट मिलेगा। ठीक, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए तब अपने को मैक्सिमम करंट मिलेगा। ठीक है, या तो ऐसे भी कंडीशन लिख सकते हो या तो ऐसे भी लिख सकते हो, जो तुम्हारा मन करे, जो तुम्हारी इच्छा हो। ठीक, तो अब ये अगर हम इक्वेट कर दें, मतलब इन दोनों को हम इस इक्वेशन में रखें, एन आर को एम आर के इक्वल लिख दें, तो हम आई का फॉर्मूला लगाएं मैक्सिमम करंट का, तो ये हो जाएगा एम एन ई, एन आर की जगह पे मैंने एम आर यूज़ कर लिया, एम कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा एम कैपिटल आर प्लस एम कैपिटल आर, 2 बार है ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2mr, m से m कैंसिल हो जाएगा। फॉर्मूला आ रहा है I का, I इक्वल्स एन ई अपॉन 2r, मैक्सिमम करंट का। ठीक, ये किसका आ रहा है? मैक्सिमम करंट का, ये फॉर्मूला। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हो और उल्टा सब्स्टिट्यूशन कर दो, वाइस वर्सा कर दो, एम आर की जगह पे एन आर लिख दो, उल्टा सब्स्टिट्यूशन कर दो, आई मैक्स इक्वल्स एम एन ई इक्वल्स अपॉन, यहाँ पे एन आर प्लस एन आर हो जाएगा, एन आर प्लस एन आर, 2 बार एन आर हो गया, तो इसको ऐड कर देंगे तो 2nr हो जाएगा, 2nr, n से n कैंसिल। ठीक, तो ये हो जाएगा एम ई अपॉन 2r। हाँ जी, तो ये था कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में ये मिक्स ग्रुपिंग। तो यहाँ पे मैक्सिमम करंट हमारा कब आएगा? जब हमारी ये कंडीशन मीट हो जाती है, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, यानी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, तब अपने को मैक्सिमम करंट मिलेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम करंट मिक्स ग्रुपिंग हम लोग तभी लगाएंगे जब हमारे पास टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर हो, तब हम मिक्स ग्रुपिंग का आपका वो लगाएंगे कंडीशन। ठीक है, चलो फिर यही सब चीज़ें थी मिक्स ग्रुपिंग। ये देख लो एक बार फिर से कि हम लोगों ने पहले टोटल ईएमएफ निकाला, फिर टोटल रेजिस्टेंस निकाला, फिर वही करंट का जनरल फॉर्मूला निकाला। ठीक, फिर हमने देखा कि करंट का जनरल फॉर्मूला आ गया, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? हमको मैक्सिमम करंट मिले। तो मैक्सिमम करंट का हमने फॉर्मूला देखा, तो मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला कब आ रहा है? जब हमारा ये डिनोमिनेटर मिनिमम हो। तो हमने मिनिमम को करने के लिए ये पूरा फॉर्मूला निकाला, यही सबसे ट्रिकी पार्ट था। ठीक, ये ट्रिकी पार्ट याद रखना है बस। ठीक, ये डेरिवेशन होता तो चलो आपको मेमोराइज करना पड़ता, पर मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा अब। तो ये चीज़ 0 होनी चाहिए। ठीक, एक सेकेंड, तो ये हो गया अपना एन आर प्लस एम आर, ये मिनिमम होना चाहिए ये वैल्यू। तो ये मिनिमम किसके बराबर हो जाएगी? 0 के बराबर। तो ये कंडीशन आ गई अपनी इसके लिए, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के लिए। तो भाई ये चीज़ें हैं, ये कहानी है, ये चीज़ें हैं। ठीक, तो फिर ये सब कहानी हो गई, चलते हैं फिर। गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं।